करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने मनोहर पर्रिकर के बेटे को ऑफर किया है। संजय राउत का कहना है कि दिवंगत नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। तो अब संजय राउत की तरफ से ये ऑफर कैसे लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि शिवसेना पार्टी अब उनका समर्थन करेगी, ये भी संजय राउत ने कहा है उत्पल पर्रिकर के लिए। आपको बता दें कि उत्पल पर्रिकर मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं और इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, तो ऐसे में संजय राउत ने उन्हें ऑफर दिया है। जरूर उत्पल पर्रिकर के बारे में गोवा के लोगों में एक इमोशन है कि मनोहर पर्रिकर का बेटा है, काम करता है, उसके पिताजी की सीट थी पणजी, वहां से अगर वो चुनाव लड़ने को आता तो जीत जाता, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया, वो लड़ना चाहता है। अगर हमने कहा कि अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपने विस्तार के लिए पैसों का सूटकेस लेकर गोवा आई, लेकिन गोवा के नेता बिकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो टीएमसी पैसों का सूटकेस लेकर गोवा आई है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मुंबई के। और उन्होंने कहा कि नेता बिकने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि टीएमसी ने पूरा जोर लगाया इसको लेकर। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, विपक्षियों पर निशाना साधा उन्होंने, खासतौर पर टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि पैसों का सूटकेस लेकर आई, लेकिन गोवा के नेता बिकने के लिए तैयार नहीं हुए। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी ने नगर पंचायत चुनाव में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पार्टी ने पंचायत चुनाव की कुल 1791 सीटों में से 419 पर विजय हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राकपा को 381 और कांग्रेस को 344 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना 296 सीटों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 239 सीटों पर जीत दर्ज की है। बाकी सीटें सीपीएम, बसपा और स्थानीय दलों के खाते में गई हैं। भंडारा और गोंदिया जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव साथ में हुए थे, जिसके नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित किए गए। दोनों जिलों की 105 जिला परिषद सीटों से भाजपा को 38, कांग्रेस को 34 और बाकी पार्टी को 21 सीटों पर विजय हासिल हुई है। इसी प्रकार पंचायत समिति की 210 सीटों में से भाजपा ने 93, कांग्रेस ने 53 और राकापा ने लगभग 36 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 46,197 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के 125 नए मामले आए थे। कोरोना संक्रमण से 37 मरीजों की मौत हुई है। 52,000 से भी ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन के पहले की तुलना में 2500 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को 43,697 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 52,025 मरीजों को छुट्टी दी गई है, जिससे कि ठीक होने वाले मामलों की संख्या लगभग 69,67,432 है। तो ओमिक्रॉन के 125 नए मामले। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना संक्रमण दर भले ही 30% के आसपास हो, लेकिन बहुत ही कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राज्य के विविध अस्पताल में आज भी 95% बेड खाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य के 4 जिले नासिक, नांदेड़ और पुणे और रायगढ़ में औसत कोरोना संक्रमण दर की अपेक्षा काफी ज्यादा है। संक्रमण हुए कुल मरीजों में महज 5% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि 95% बिस्तर खाली हैं। वैसे राज्य में कोरोना संक्रमण दर 23% के आसपास है। टोपे ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या कम नहीं की गई है। कोरोना के 87% मरीज होम क्वारंटीन में हैं।
कोरोना टेस्ट में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 90% लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 60% लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर भले ही कमजोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल, किडनी, लीवर, हाई डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी नॉन कोविड स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं। मरीज अब कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो कई मरीजों के साथ ऐसा हो रहा है, जिसके चलते उन्हें कोविड आईसीयू या ऑक्सीजन बेड पर रखना पड़ता है। फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा के बाद लोगों ने आवेदन भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन अब यह आवेदन सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए। दरअसल सरकार के पास मुआवजे के लिए राज्य में हुई मौतों से भी ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। इस मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में 50,000 से भी ज्यादा आवेदनों को रिजेक्ट किया जा चुका है। 1,10,000 आवेदन फिलहाल मंजूरी के लिए बचे हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 18 जनवरी तक 2 लाख आवेदन आ चुके हैं, जो कि राज्य में मौत के मामलों में 34% ज्यादा है। राज्य राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जो आवेदन आए हैं उसमें से 30% आवेदन डुप्लीकेट निकले हैं। हमें 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में कोरोना से इतने लोगों की जान गई है, बल्कि लोग मुआवजे की धनराशि प्राप्त करने के लिए झूठे आवेदन भर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहली से 12वीं कक्षा के स्कूल 24 जनवरी 2022 से खुल जाएंगे। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड नियमों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन की देखरेख में स्कूल खुलेंगे। कुछ डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी और उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन और समाज माध्यम के माध्यम से लगातार हमारे पास एक मांग आ रही थी कि स्कूल को शुरू करना चाहिए। और उसका निर्णय जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी, जिसमें हमने उनसे ये विनती की थी कि सीओ और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय है शुरू करने का, ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है। और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं, 1 से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने। गणतंत्र दिवस पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी और त्रिलोकपुरी में मिले संदिग्ध बैग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुंबई पुलिस की ओर से न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के जिलों की भी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इसे नियमित जांच प्रक्रिया बता रही है, लेकिन खुफिया विभाग से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि एटीएस, आईबी और सीआईडी जैसे अहम सुरक्षा एजेंसियों से नियमित तौर पर तालमेल बिठाकर स्थानीय प्रशासन कार्य कर रही है। महत्वपूर्ण स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र में जनवरी से नवंबर 2021 के बीच कुल 2,498 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जबकि पिछले साल यानी कि 2020 में कर्ज में डूबे 2,547 किसानों ने आत्महत्या की थी। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सरकार की कर्ज माफी योजनाओं के बावजूद किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जिस वजह से खुदकुशी के मामले रुक नहीं रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो खुदकुशी करने वाले सबसे ज्यादा किसान औरंगाबाद के हैं। 2021 में 11 महीने की अवधि में 804 किसानों ने मौत को गले लगाया है। नागपुर संभाग में ऐसे 309 मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 2 सालों में कोंकण संभाग में एक भी आत्महत्या नहीं हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र घागड़े ने सरकार से आरटीआई के जरिए ये जानकारी मांगी थी।
महाराष्ट्र के तटवर्ती जिलों में मछुआरों को पिछले 3 सालों में ऑलिव रिडले और हरे समुद्री कछुओं समेत 260 संरक्षित समुद्री जीवों को वापस समुद्र में छोड़ने पर मुआवजे के रूप में 40 लाख रुपए दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जीव इन मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल में फंस गए थे। इस मुआवजे का भुगतान राज्य के वन विभाग और मत्स्य पालन विभाग की ओर से दिसंबर 2018 में संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इसके अलावा जिसका उद्देश्य दुर्लभ प्रजाति के समुद्री जीवों का संरक्षण करना है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 138 ऑलिव रिडले कछुए, 67 हरे समुद्री कछुए और 5 हॉक्सबल कछुए जो लेदर बैग समुद्री कछुए, 37 डियर शार्क और 6 विशाल गिटार फिश, 4 फिनलेस और बाकी के समुद्री जीव छोड़े गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैग्रोव सेल ने उन मछुआरों को 40 लाख का मुआवजा दिया है जिन्होंने समुद्री जीवों को वापस से समुद्र में छोड़ा है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने क्लब हाउस ऐप पर चैट के सिलसिले में हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थी। मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल के कर्मियों ने तीनों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर शहर की पुलिस को मामले की गिरफ्तारी के लिए धन्यवाद दिया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को क्लब हाउस ऐप और सर्च इंजन गूगल को खत लिखकर कथित ऑडियो ग्रुप चैट के आयोजक के बारे में जानकारी मांगी थी जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की गई थी। मुस्लिम महिलाओं के फोटो की नीलामी करने वाली बुल्ली बाई ऐप के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को नीरज बिश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप बनाने वाले ओंकारेश्वर ठाकुर को 37 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने दोनों आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया था। बुल्ली बाई केस के 2 अन्य आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बुल्ली बाई ऐप मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध किया था। बुल्ली बाई ऐप केस में आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका का विरोध किया था। साइबर सेल ने दावा किया था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सुल्ली डी ऐप से जुड़े मामले में शामिल था। फिलहाल आरोपी श्वेता सिंह और मयंक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को जज के चैम्बर में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद से ही जज की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2018 में नवी मुंबई में एक जज पर सांप चढ़ गया था और ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी। दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर गहराइयां का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी दीपिका ने खुद फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर दी है। शकुन बत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 11 फरवरी 2022 को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। दीपिका पादुकोण ने फिल्म का ट्रेलर शेयर कर कैप्शन में लिखा कि लव, लाइफ और चॉइस ये सब अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। तो वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी फिल्म का ट्रेलर शेयर कर लिखा है कि तूफानी लहर के गुजर जाने के बाद हम सभी को हमारी पसंद ही परिभाषित करती है। मौसम में गर्माहट झेल रहे मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आगामी सप्ताह ठंडी फिर से दस्तक देने वाली है। सर्द मौसम के लिए फिर से तैयार हो जाएं। बता दें कि इस साल जनवरी और अलग मौसम का रंग देखने को मिला था। जनवरी में मौसम विभाग का मानना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में बारिश हुई है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ पूरब की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ की ओर बढ़ने से शुक्रवार को आगरा, मथुरा और कानपुर में बारिश हो सकती है। तो मौसम का मिजाज बदलेगा मुंबई में। राहत भरी खबर मुंबई वासियों के लिए। सोनी लिव ने अपनी अपकमिंग ओरिजिनल सीरीज रॉकेट बॉयज का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये सीरीज होमी, जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर बनी हुई है। सीरीज में जिम सर्वपरमाणु भौतिक विज्ञानी होमी भाभा और श्वाक सिंह भौतिक विज्ञानी और विक्रम साराभाई के रूप में नजर आ रहे हैं।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे विक्रम और होमी पहली बार मिले हैं, दोस्त बने और फिर भारत को परमाणु महाशक्ति बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए साथ आए थे। इस सीरीज में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और यहां तक कि सभी के चहेते राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी रोल है। रॉकेट बॉयज का पहला टीजर पिछले साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जारी किया गया था। अभिनेता सलमान खान का पॉपुलर डायलॉग रहा है कि वो एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं फिर खुद की भी नहीं सुनते। उन्होंने अब अपना ये कमिटमेंट एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल के लिए पूरा किया है। दरअसल प्रज्ञा साउथ की फिल्मों में सक्रिय रही हैं। बॉलीवुड में उनका डेब्यू सलमान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में होना था। इस फिल्म में सलमान और उनका एक रोमांटिक सॉन्ग था। बाद में मेकर्स को लगा कि वो ट्रैक फिल्म की थीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में मेकर्स ने बाद में सलमान और प्रज्ञा के साथ वाले गाने को फिल्म से हटा दिया था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। कारोबार के अंत में बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 427.44 अंक यानी कि 0.72% की गिरावट के साथ 59,037.18 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं एनएसई का निफ्टी भी अगर देखें तो बहुत खास नहीं रहा। तो ये तमाम खबरें थी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।